हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नियो क्लासिकल थ्योरी को। इस लेक्चर में लास्ट क्लास हमने कवर किया था क्लासिकल थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को, हेनरी फॉल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी गिवन बाय मैक्स वेबर। वो हमारा रह गया है, तो वो हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके साथ साथ ही हम नियो क्लासिकल और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी को भी डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं, इस क्लास के नोट्स अगर आपको चाहिए डिटेल में जो आपको मैम पढ़ा रही है, तो ये नोट्स को कवर करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ऑफ नेट वाला भैया जुड़ जाना है। वहां पे आपको इस नोट्स के एक एक पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप इसको आराम से कवर कर सके इस लेक्चर्स के बाद। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को। तो सबसे पहले हम बात करें ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया है, मैक्स वेबर ने दिया है। ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें है क्या, आखिर इस थ्योरी में बोला क्या है, मैक्स वेबर ने क्या बताया है। तो मैक्स वेबर ने बोला कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी जो हमारा है वो एक ऐसा थ्योरी है जिसमें बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है वो एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो करते हुए होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए काम को करने के लिए। जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम को करें। मैक्स वेबर ने बहुत ज्यादा फोकस किया, एक रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाया ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके तहत उन्होंने बोला, वेबर ने बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिस्टमैटिक वे में चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम मेसअप या क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उन्होंने बोला एक हायरार्की, एक हायरार्की को फॉलो करो, जिसमें हम जैसे कि पहले क्लासेस में हमने कवर किया है कि जैसे टॉप से मिडिल आते हैं, मिडिल से लोअर आते हैं, तो वही सेम चीज मैक्स वेबर ने बोला कि हम इस थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा हायरार्की एक सिस्टम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, इसी तरीके से काम होना चाहिए, एक प्रॉपर रूल्स के साथ काम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई वर्कर्स के लिए दूसरा रूल हो, कोई दूसरे वर्कर्स के लिए दूसरा रूल हो, सबको एक जैसा फेयरली ट्रीट करना है, ऐसा बोला मैक्स वेबर थ्योरी ने। उन्होंने भी कहीं ना कहीं ह्यूमन फैक्टर को नेग्लेक्ट किया है और ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने सिर्फ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के ऊपर फोकस किया, किस तरीके से वो रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करा के वर्कर्स से ज्यादा काम करा सकते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कि ब्यूरोक्रेसी थ्योरी को वेबर ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए इस थ्योरी के। तो सबसे पहले उन्होंने बोला डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में उन्होंने ये बोला कि हम काम को इस तरीके से डिवाइड करें कि जो हर एक वर्कर्स है, हर एक वर्कर्स को हम काम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि उस काम को करने के लिए हम वो सही वर्कर्स को चुन रहे हैं। हर एक वर्कर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उस अकॉर्डिंग वर्कर्स काम को करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसा कि मैंने बोला, इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस रखा रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर कि जो भी काम हो ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल्स के अकॉर्डिंग हो। तो उन्होंने बोला वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो रूल फॉलो करते हुए करने चाहिए। सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से इसको समझाती हूँ। सपोज अगर कोई सुपरवाइजर है, उसके अंडर में अगर 4 एसोसिएट्स, उसके अंदर 4 सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, कोई एक सबऑर्डिनेट सपोज करो बीमार पड़ जाता है, तो वो बीमार पड़ रहा है और उसने सिक लीव ले लिया विदाउट इन्फॉर्मिंग द सुपरवाइजर, तो इट इज नॉट द राइट वे टू टेक द लीव इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा मैक्स वेबर बोलते थे कि वहां पे अगर रूल बना है कि आपको अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना है, उन्हें बताना है, उसके बाद ही आप छुट्टी ले सकते हो, तो वही रूल को सारे वर्कर्स फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसने छुट्टी ले लिया, अब इन्फॉर्म नहीं किया अपने सुपरवाइजर को। अगर ऐसा करते हैं वर्कर तो उन्हें टर्मिनेट भी किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस चीज को ही वेबर ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया इस थ्योरी के अंदर। तीसरा है हमारा हायरार्की ऑफ ऑथोरिटी, जो कि मैंने बोला एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते वक्त, एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। उन्होंने इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस रखा था अपना। टेक्निकल कॉम्पिटेंस, अब आप जो भी वर्कर्स से काम करा रहे हो, जिनको आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर कर रहे हो, उनके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। इंस्टीड ऑफ दिस वो उन्होंने डेडिकेशन या फिर वर्कर्स के जो बोलते हैं मोटिवेशंस को उतना फोकस नहीं किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स है वो कितना डेडिकेटिवली काम को कर रहे हैं, कितना कमिटेड है अपने वर्क को लेके, रादर देन उन्होंने उनके टेक्निकल कॉम्पिटेंस, उन्हें काम करना आना चाहिए जिस काम के लिए रखा गया है,
उनके प्रोफेशनल स्किल्स मैच होने चाहिए उस काम के साथ, उन चीजों पे ज्यादा फोकस रखा था उन्होंने। रिकॉर्ड कीपिंग, उन्होंने बोला कि जो भी काम हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका एक प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए रिकॉर्ड्स का। ऐसे नहीं है कि वर्बली हमने बोल दिया वो काम हो गया, नहीं, उसका एक प्रूफ होना चाहिए, उसका एक रिटन प्रूफ होना चाहिए हमारे पास कि हाँ इस काम को हमें करवाना है, ये काम होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन पर्सनल रिलेशंस। सिमिलरली अब ये हो सकता है कि सुपरवाइजर के अंदर, मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ, सुपरवाइजर के अंदर अगर 4 सबऑर्डिनेट्स है तो उन चारों सबऑर्डिनेट्स के साथ सुपरवाइजर जो है वो इक्वल ट्रीट करेगा, फेयर ट्रीटमेंट रखेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक सबऑर्डिनेट के साथ उसका फेवरेटिज्म शो हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक वर्कर के साथ वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है दूसरे के साथ नहीं, या फिर एक वर्कर्स के काम को नहीं भी करने पे वो निग्लेक्ट कर दे रहा है उस चीज को, लेकिन दूसरे वर्कर नहीं कर रहे तो उन्हें पनिश किया जा रहा है। दिस शुड नॉट बी फॉलो अंडर दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इम्पर्सनल का मतलब यही है कोई पर्सनल रिलेशंस नहीं होने चाहिए एक सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के बीच में। इस चीज को भी मैक्स वेबर ने बोला कि ये चीज स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो होना चाहिए। हेरारिकल स्ट्रक्चर जो मैंने बताया कि फॉलो होना चाहिए, फॉर्मल हेरारिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रूल बेस्ड होना चाहिए, फंक्शन स्पेशलिटी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस के अकॉर्डिंग वर्कर्स को टास्क को असाइन करना है, हमें किस फंक्शन में कंपेटेंट है कौन से वर्कर्स काम करने के लिए। इस तरीके से अप फोकस्ड इन फोकस्ड मिशन होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप स्टेक होल्डर्स को सर्व कर रहे हो तो वो आपका अप फोकस्ड हो गया, वो आप हायर देख रहे हो, विजन आपका हायर वहां पे। वही अदर एजेंसीज इन मिशंस हो गया, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सर्व कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, मिशन जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आपका इन मिशन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जा रहे हो आप तो वो आपका अप मिशन हो गया। इसी तरीके से उन्होंने मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। ये आप देख लेना, यहाँ पे मैंने क्लियरली यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंशिएशन बता दिया है कि समराइज करके कि आखिर टेलर ने किस तरीके से थ्योरी को बताया, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को, फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव को कैसे एक्सप्लेन किया और वेबर ने क्या बताया है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर। चलिए आते हैं अब न्यू क्लासिकल थ्योरी में, जो कि हमें स्टार्ट करना है बिहेवियरल थ्योरी, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस थ्योरी में अगर आपको कीवर्ड ही रिमेंबर करना है तो इसमें आप ये रिमेंबर कर लो, कीवर्ड ये हो सकता है आपका कि इसमें ह्यूमन फैक्टर्स को कंसीडर किया गया था, ह्यूमन फैक्टर्स को इंपॉर्टेंट माना गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे, इस थ्योरी में ह्यूमन फैक्टर को इंपॉर्टेंट माना गया था। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तो इंपॉर्टेंट थे ही, साथ ही साथ उन्होंने ह्यूमन सेटिस्फैक्शन को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर्स काम करें, काम के साथ साथ उनके नीड्स को भी देखा गया है कि वर्कर्स के नीड्स भी सेटिस्फाई हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये नियो क्लासिकल थ्योरी में हम कीवर्ड से जा सकते हैं कि उसमें ह्यूमन फैक्टर्स को इंपॉर्टेंट बोला गया था। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को तो आप अचीव करो, साथ ही साथ आप जिन वर्कर्स से काम करा रहे हो उनके भी नीड्स को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तभी वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होंगे, अपने वर्क से सेटिस्फाइड होंगे। इसीलिए इन्हें पीपल ओरिएंटेड अप्रोच कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे पीपल को एक एसेट की तरह ट्रीट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन मायो ने दिया था। एल्टन मायो ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसके थ्रू उन्होंने प्रोडक्टिविटी और वर्कर्स के काम करने को तरीके को डिफाइन किया था, एक रिलेशन बनाने की कोशिश की थी कि क्या रिलेशन हो सकता है उनके प्रोडक्टिविटी और उनके वर्किंग कंडीशंस को चेंज करने के लिए, इन दोनों के बीच में क्या एक रिलेशन फॉर्म हो रहा है, विल इट बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि इसमें किस तरीके से एल्टन मायो ने कवर किया है इसको। एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंडक्ट किया था, जिसको हम हॉर्थन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर उन्होंने किया था, जिनके एसोसिएट्स के नाम है फ्रिट्ज एंड हेदर। तो उनके साथ उन्होंने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, हॉर्थन, जो कि शिकागो में लोकेटेड है। तो माइट भी इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि जो ये हॉर्थन एक्सपेरिमेंट था वो किस जगह पे कंडक्ट हुए थे, किसने कंडक्ट किया था। तो आप बोल सकते हो कि इसे एल्टन मायो ने कंडक्ट किया था उनके एसोसिएट्स के साथ मिलके वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में, और हॉर्थन जो कि शिकागो में है वहां पे इसे कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट आइए जानते हैं कि हॉर्थन एक्सपेरिमेंट के अंदर वो 4 एक्सपेरिमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। मैम इसके अंदर क्या पढ़ना है हमें? इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हमें लाइटनिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसमें हमें बेसिकली लाइटनिंग इफेक्ट को वर्किंग कंडीशन से कोरिलेट करके हमें पढ़ना है इसके अंदर। तो इसमें क्या हुआ था, वर्कर्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था। पहले ग्रुप ऑफ वर्कर्स को जिस रूम में रखा गया था वहां पे जो लाइटनिंग इफेक्ट था वो बहुत कांस्टेंट था, वो वैरी नहीं कर रहा था। और दूसरे रूम में जिन वर्कर्स को रखा गया था वहां पे लाइटनिंग इफेक्ट वैरी कर रहा था, एक जैसा नहीं था। तो जब इन दोनों को अलग अलग रूम्स में अलग अलग कंडीशंस में रखा गया, दो ग्रुप ऑफ वर्कर्स को, और जब लास्ट में उन्हें कोलैब करके देखा गया, कंपाइल किया गया, तब देखा गया कि दोनों जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स थे दोनों की प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो लाइटनिंग इफेक्ट था उसका कोई भी रिलेशन नहीं था हमारे वर्कर्स के मोटिवेशन से या उनके प्रोडक्टिविटी से, क्योंकि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हुई, जहां पे लाइटनिंग इफेक्ट कांस्टेंट थी वहां पे भी इंक्रीज हुई, और जहां पे लाइटनिंग इफेक्ट वैरी कर रही थी वहां पे भी इंक्रीज हुई है। तो इससे उन्होंने बोला कि लाइटनिंग इफेक्ट का हमारे वर्कर्स के प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ये चेंजेस भी कहीं ना कहीं कोई इंपैक्ट नहीं डाल रही है एक वर्कर के प्रोडक्टिविटी पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारा रिलेशनशिप बताएगा वर्किंग कंडीशन एंड प्रोडक्टिविटी, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस थ्योरी में मेन उन्होंने इसी चीज पे फोकस रखा कि वर्किंग कंडीशन और प्रोडक्टिविटी में किस टाइप का रिलेशनशिप हमारा फॉर्म हो रहा है। तो उन्होंने जो इसमें उन्होंने वुमेन वर्कर्स के ऊपर फोकस किया। 6 वुमेन वर्कर्स को एक रूम में रखा गया जहां पे उन्होंने उन्हें डीपली ऑब्जर्व किया और ये फाइंड आउट किया कि कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए थे। पहले तो 6 वुमेन वर्कर्स को एक रूम में रखा गया, उन्हें डीपली ऑब्जर्व किया जा रहा था मैनेजर्स के थ्रू, और उसके बाद कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए वहीं पे, जैसे कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को उन्होंने लाया, रेम्यूनरेशंस, जो एडिशनल रेम्यूनरेशंस उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसे भी रखा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जो रेस्ट पीरियड था उसको कहीं ना कहीं वीक में जो मिलते थे उसको इंक्रीज किया, और जो वर्कर्स होते हैं उन्हें एक दिन का लीव डे भी मिला। उसके बावजूद, इन सारे चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने के बावजूद उन्होंने देखा कि जो वर्कर्स हैं उनके आउटपुट, यहाँ पे है ना, द स्टडी रिवील्ड दैट द आउटपुट ऑफ ईच इंडिविजुअल आल्सो दैट ऑफ ग्रुप इंक्रीज ड्यू टू चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड। तो उन्होंने बोला कि जो आउटपुट थे कि इंडिविजुअल, अब छह वुमेन्स का जो ग्रुप बना था उसमें इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों मिला के देखा गया, तो उसमें यही देखा गया जो प्रोडक्टिविटी है या फिर जो आउटपुट वो लोग जनरेट कर रहे हैं वो इंक्रीज हुआ है उन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने के ड्यूरिंग में। तो जो चेंजेस उन्होंने इंप्लीमेंट किया उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम निकल के आया, इंडिविजुअली भी और वर्कर्स दोनों में कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को हमें मिला। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरव्यूअर प्रोग्राम। इंटरव्यू प्रोग्राम में इंटरव्यू कंडक्ट हुआ 10,000 से भी ज्यादा वर्कर्स के ऊपर, ये जानने के लिए कि उनका जॉब को लेके या वर्किंग कंडीशंस को लेके या सुपरवाइजन को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरीके से वो अपने जॉब को देख रहे हैं, या फिर जिस एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं उसके एनवायरमेंट या कल्चर्स को किस तरीके से वो ऑब्जर्व कर पा रहे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उससे रिलेटेड। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो वर्कर्स हैं, the morale of the workers improved as they had the satisfaction that their views were heard। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया कि जो वर्कर्स थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंसिडर किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं वर्कर्स को एक रिकॉग्निशन दे रहे हैं, एक वर्कर्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उनके व्यूज को, तो जिसके कारण वर्कर्स कहीं ना कहीं मोटिवेटेड या सेटिस्फैक्शन फील कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हाँ उनके भी व्यूज बहुत जरूरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन उनके भी व्यूज पे काम करेगी। तो ये बहुत जरूरी, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि हाँ इन सारी चीजों को करने से कहीं ना कहीं वर्कर्स के लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन के तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक वायरिंग ग्रुप ऑब्जर्वेशन। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हमने देखा कि जो द मेन एम ऑफ द स्टडी हियर इज टू फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप ऑन अ वर्कर टू रिस्ट्रिक्ट हिज आउटपुट इन स्पाइट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इंसेंटिव्स फॉर हायर। जो वर्किंग कंडीशंस था इस ग्रुप में कंसिस्टेंट ऑफ 14 वर्कर्स का इस ग्रुप में, इस एक्सपेरिमेंट में 14 वर्कर्स का एक ग्रुप बना जिसमें वर्कर्स को
मतलब बोला जाए कि एक इंसेंटिव्स वगैरह रख के ये देखा गया, मतलब कुछ चेंजेस लाए गए, उन्हें भी एक कमरे में रखा गया 14 वर्कर्स को, वहां पे चेंजेस लाए गए जैसे कि इंसेंटिव्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए, और ये देखा गया कि कहीं ना कहीं वो वर्कर्स जो है उनके ऊपर उन चेंजेस का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या इंसेंटिव से वो वर्कर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं काम में, उनका प्रोडक्टिविटी लेवल कहीं इंक्रीज हो रहा है, बीइंग टुगेदर उनके बीच में आपस में कहीं इनफॉर्मल रिलेशन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि सारे लोग तो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो क्या वो एक कमरे में रहने के बाद इनफॉर्मल रिलेशन को फॉर्म कर पा रहे, एक दूसरे से सोशलाइजेशन उनका हो पा रहा है कि नहीं, इन सारी चीजों को देखा गया। और ये देखा गया कि जो इंडिविजुअल वर्कर थे, बट नीदर एन इंडिविजुअल वर्कर नॉट द ग्रुप एज अ होल ट्राई टू इंक्रीज द आउटपुट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही देखा गया कि जो वर्कर्स के ऊपर चेंजेस हमने इंप्लीमेंट किए, जैसे कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गए, जो कि हमें लगा कि उन्हें अट्रैक्ट करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, साथ में रहने से उनका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्टैब्लिश होगा, एक इनफॉर्मल रिलेशन बनेगा वहां पे, वो सारी चीजें के दौरान होने के बाद भी हमने ये चीज देखा कि कहीं ना कहीं आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रही है वहां पे। मतलब पहले हमने देखा जहां पे वुमेन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, वहां इंडिविजुअल और ग्रुप में दोनों में कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, आउटपुट ज्यादा जनरेट हो रहा था, बट यहाँ पे हमने देखा ना ही तो इंडिविजुअल और ना ही ग्रुप, किसी में भी हमने देखा कि दोनों चीजों में कहीं ना कहीं आउटपुट हमारा इंक्रीज नहीं हुआ है, आउटपुट एज इट इज है, जो कि हमने सोचा था कि इन चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के बाद कहीं ना कहीं आउटपुट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हमें नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हॉर्थन एक्सपेरिमेंट के अंदर एल्टन मायो ने फाइंड किया, सबसे पहला चीज फाइंड किया कि रिकॉग्निशन सोशल फैक्टर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एम्प्लॉयज के ऊपर से फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर काम नहीं करा सकते हो, उन्हें से फॉर्मली ऑर्गेनाइज करके काम नहीं हो सकता है, उन्हें भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रीडम दो, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक सोशलाइजेशन, एक सोशल इन्वायरमेंट दो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि वो सेटिस्फैक्शन उन्हें वो सेटिस्फैक्शन मिल सके और वो मोटिवेटेड फील कर सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वही यहाँ पे बोल रहा है कि सोशल फैक्टर्स सच एज रिकॉग्निशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन मोर देन अ फिजिकल फैक्टर्स। आप चाहे कितने भी फिजिकल फैक्टर्स दे दो, जो प्रॉपर एक वर्किंग मशीन, सारा फैसिलिटी आप दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट आप अपने वर्कर्स को फ्री नहीं छोड़ रहे हो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, आप उन्हें वो फ्रीडम नहीं दे रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, कहीं ना कहीं वर्कर्स जो है वो मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो नेक्स्ट है मॉनिटरी इंसेंटिव्स। अब हमने ये भी देखा लास्ट एक्सपेरिमेंट में कि हमने तो इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस किया, बट वो कहीं ना कहीं आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो वही चीज उन्होंने बोला कि सोशलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कर्स से काम कराना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उन्हें सोशल एनवायरनमेंट में रहने दो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितना भी मॉनेटरी बेनिफिट्स उन्हें दे दो, लेकिन अगर आप उसे वो फ्रीडम नहीं दे रहे हो वर्कर्स से, तो वो कहीं कहीं भी आपका पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट की जो वर्कर्स हैं उन्हें इंकरेज करो ज्यादा, उन्हें भी रिकॉग्निशन दो, उन्हें भी ये लगना चाहिए कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एसेट की तरह उन्हें ट्रीट करो। तो ये सारी चीजें एल्टन मायो ने बताया कि बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको वर्कर्स से काम कराना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स को अगर इंक्रीज करना है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहेवियरल साइंस थ्योरी। अब बिहेवियरल साइंस थ्योरी में हमने इसमें बढ़ा कि साइंटिफिक विजन्स टू इट अप्लाइज साइंटिफिक विजन्स टू ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। अब बिहेवियरल साइंस थ्योरी में हम बिहेवियर की बात करेंगे, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं क्या बिहेवियर फॉलो होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए। उसके लिए इन्होंने 3 स्टडी को अप्लाई किया ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। फिजियोलॉजिक, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल बिहेवियर को जिसमें उन्होंने स्टडी किया प्रॉपरली, एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को रीड किया प्रॉपरली। सोशियोलॉजी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ह्यूमन बिहेवियर, जब वर्क में, जब किसी ग्रुप में सारे ह्यूमंस इंडिविजुअल्स इकट्ठे काम कर रहे हैं तो उस टाइम क्या बिहेवियर होना चाहिए उस ग्रुप का। एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें उन्होंने बोला कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल या फिर एज अ मेंबर उनका क्या बिहेवियर होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब वो अकेले काम कर रहे हैं तो किस टाइप का बिहेवियर देखने को हमें मिल सकता है, ग्रुप में काम कर रहे हैं किस टाइप का बिहेवियर मिल सकता है देखने को। तो ये उन्होंने बिहेवियरल साइंस थ्योरी में कहीं ना कहीं हमें बताया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
बिहेवियरल साइंस थ्योरी, तो ये इंटरपर्सनल रिलेशन रोल्स एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखता है। इंटरपर्सनल रोल्स के आपस में हम किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करके कोऑर्डिनेट करके काम को कर रहे हैं। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि मैग्रेगर, आर्ग्यूरिस, लिकर्ट, इन लोगों ने बहुत ज्यादा इस थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आप इसको अंडरलाइन करके इसके लिए आप याद कर सकते हो कि अगर बिहेवियरल साइंस थ्योरी का नाम आता है तो इन तीनों का कहीं ना कहीं नाम है, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, बिहेवियरल साइंस थ्योरी से इनका कहीं ना कहीं रिलेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल साइंस अप्रोच। अब चलिए आइए देख लेते हैं कि इन दोनों थ्योरीज को हम कंपेयर करेंगे तो क्या हमें कंक्लूजन मिल रहा है। जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी था उसमें ह्यूमन रिलेशन आपका कीवर्ड है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप सोशलाइजेशन से कनेक्ट कर सकते हो, दैट इट व्यूज वर्कर्स एज अ सोशल मैन। बिहेवियरल थ्योरी है तो उसमें कहीं ना कहीं वर्कर्स जो हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि वर्कर्स किस तरीके से अपने आप को देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया था। ग्रुप के ऊपर बिहेवियरल साइंस थ्योरी ने फोकस किया था, लेकिन जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच था वो कहीं ना कहीं आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा फोकस रखा, एक दूसरे से किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट करके काम को आगे कर सकते हो। नेक्स्ट हॉर्थन एक्सपेरिमेंट हमने देखा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में, वो 4 एक्सपेरिमेंट्स देखे जो कि एल्टन मायो ने कंडक्ट किया था ह्यूमन फैक्टर के ऊपर इंपॉर्टेंस देते हुए ऑर्गेनाइजेशन में। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हैज अ वाइडर स्कोप। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में एक वाइडर स्कोप है, क्यों? क्योंकि उसमें हमने ह्यूमन फैक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है, ह्यूमन फैक्टर को बहुत एसेट की तरह, ह्यूमन को एक एसेट की तरह कंसीडर करके बताया कि किस तरीके से ह्यूमन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसी में आप देख लेना कि इसमें कौन कौन से जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने, ये आप इस टेबल से याद कर सकते हो। इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ एक बार गो थ्रू कर लोगे तो यू विल बी वेरी क्लियर कि आपको किस तरीके से इनको देखना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। उससे पहले मैं आने वाले सेशंस में आपको बता दूंगी कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या है, किसने दिया है, क्योंकि हम आने वाले यूनिट्स में इसको कवर डिटेल में करने वाले हैं, तो आई विल नॉट डिस्कस दिस हियर। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं हमारा, जो कि है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ा, नियो क्लासिकल थ्योरी पढ़ा, अब मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ते हैं। क्लासिकल में हमने देखा कि बहुत ज्यादा रिजिडिटी था, सेंट्रलाइजेशन था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ह्यूमन फैक्टर्स को नेग्लेक्ट करके वो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे थे। लेकिन हमने नियो क्लासिकल में देखा कि नहीं, उन्होंने ह्यूमन फैक्टर को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमंस को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रिविलेज दिया है। नेक्स्ट है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। अब इसमें मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में सिस्टम थ्योरी हमें पढ़ना है, तो सिस्टम थ्योरी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में मैं थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि ये क्या है। तो दे व्यू ऑर्गेनाइजेशन एज अ डायनेमिक ओपन सिस्टम हैविंग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। ये एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उस एनवायरनमेंट को इंपॉर्टेंस दिया है इन्होंने, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम को कैरी आउट किया है। किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस को, एनवायरमेंटल चेंजेस को देखते हुए हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करा के उन चेंजेस को काम करा सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम सिस्टम मैनेजमेंट थ्योरी। सिस्टम मैनेजमेंट थ्योरी में ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह देखा गया है। अब उस सिस्टम में क्या क्या आ सकता है सिस्टम, जैसे कि अब कोई ऑर्गेनाइजेशन, सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको मशीन समझ लो, ठीक है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन अगर मशीन है तो आप किस तरीके से उससे काम कराओगे, इनपुट डालोगे उसके अंदर, रॉ मटेरियल्स डालोगे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिससे काम हो, फिर प्रोसेस होगा, उन रॉ मटेरियल्स को आप प्रोसेस करोगे उस मशीन में, उसके बाद फिर आउटपुट जनरेट होगा। दैट मीन्स कि जो आपका आउटकम है, जो रिजल्ट है वो आएगा, तो वो आप बोल सकते हो कि एक प्रोडक्ट निकल के आएगा। आपने मटेरियल डाला, उसे प्रोसेस किया, उसके बाद वो जो है आउटपुट, जो आपका जो प्रोडक्ट आपका निकल के आ रहा है। तो सिस्टम मैनेजमेंट थ्योरी में इसी तरीके से उन्होंने बोला कि आप ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरह देखो ना, उसमें किस तरीके से काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट सिस्टम मैनेजमेंट थ्योरी हमने डिस्कस कर लिया, आप डिटेल में से कवर कर लेना जो जो मैंने लिखा है। मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे दिया है, उससे आप इजीली इस चीज को समझ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कंटीजेंसी थ्योरी। कंटीजेंसी थ्योरी क्या है? अब कंटीजेंसी थ्योरी का मतलब ही सिचुएशनल होता है। मैंने इससे पीछे वाले सेशंस में भी आपको ये डिटेल में बताया है कि किस तरीके से सिचुएशंस के अकॉर्डिंग
जो मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कंटीजेंसी थ्योरी भी वही है, सिचुएशनल अप्रोच, ये कीवर्ड है कंटीजेंसी थ्योरी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लेना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में कंटीजेंसी थ्योरी से क्वेश्चंस आए हैं, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोलता है कि कोई भी एक मेथड या कोई भी एक यूनिवर्सल अप्रोच नहीं है जिसे आप फॉलो करो। ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके का सिचुएशन अराइज होगा उस अकॉर्डिंग आप चेंजेस इंप्लीमेंट करो, उस अकॉर्डिंग आप डिसीजंस को लो, उस अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, उस अकॉर्डिंग ही वर्कर्स को सुपरवाइज और डायरेक्ट करो आप। तो जो भी है एनवायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लाओ, वो चेंजेस बहुत जरूरी है। अगर आप एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपका ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाएगा, आप लैक ऑफ हो जाओगे मार्केट में बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये चीजें बोला है कंटीजेंसी थ्योरी। कंटीजेंसी थ्योरी अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली इससे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, तो ये उतना टफ नहीं है, आप इसे डिटेल में कवर कर लेना। मैंने यहाँ पे इसके फीचर्स वगैरह बता दिए हैं, तो आप इसे डिटेल में देख लेना, और इन तीनों थ्योरीज को आप डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि तीनों के तीनों थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में हम क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच भी पढ़ा है हमने, जिसमें हम ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स अराइज होंगे ऑर्गेनाइजेशन को रन करते समय, उसे आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स की हेल्प से उन्होंने बोला कि आप उन क्रिटिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। मैम अब किस तरीके के मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टूल्स की आप बात कर रहे हो? सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड, ये एक टूल हो गया आपका स्टैटिस्टिकल टूल, जिसमें आप ये देखते हो कि क्या क्या स्टेप्स है जिनके थ्रू हम काम को या एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। इसमें आप ये देखते हो कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो, वो आप टाइम को फोरकास्ट करते हुए अपने प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पे ध्यान देते हो। नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आप डेटाबेस को एक ऑर्गेनाइज करते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट या फिर अपना रिजल्ट को जनरेट करते हो। तो ये आपका क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच में आ गया, जो कि आपका सिस्टम मैनेजमेंट थ्योरी का ही पार्ट है। तो ये आप तीनों थ्योरीज डिटेल में कवर कर लेना। आने वाले सेशंस में हम मॉडर्न मोटिवेशनल थ्योरीज को कवर करेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा थ्योरी है जिसमें हमें बहुत सारे थ्योरीज को अंदर में पढ़ने हैं, वो हम कवर कर लेंगे। और बता दूं कि कम्युनिकेशन जो हमारा मैनेजमेंट के यूनिट 1 में आता है, वो ऑलरेडी सर ने पेपर 1 में पढ़ा रखा है, तो आप उनसे वो डिटेल में कवर कर सकते हो, और आप इन सारे यूनिट्स को मेरे साथ कवर कर सकते हो। तो चलिए आज का क्लास और सेशन यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे मोटिवेशनल थ्योरीज के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद द नेट वाला भैया, आने वाले सेशंस में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।